नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे एंशिएंट हिस्ट्री के सारे PYQs, जैसे कि वी ऑल प्रॉमिस्ड कि हम MCQ पे वो लेके आएंगे, PYQ पे वो लेके आएंगे एक वीडियो। उसको कंप्लीट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हुए अपनी इस शो का बैच को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यकालीन भारत। तो मेडिवल हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे। बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, तीन पक्षीय संघर्ष जो था किस किस के बीच में होता, पालास, प्रतिहारा और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में होता है। एक शहर का नाम था कन्नौज, ठीक है। इसके लिए इनके बीच में लड़ाई होती है, तो उसको क्या बोला गया, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, तीन पक्षीय संघर्ष। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं साउथ में, दक्षिण भारत में, जो लेटर चोलास आए थे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। छोटे से ही हैं, ज्यादा इसमें से आता नहीं है, तो हमने जितने भी एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको इसमें कवर किए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पालास। तो पहले थोड़ी सी जरा हम ज्योग्राफी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इंडिया बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे थे हमारे वेस्टर्न साइड थे प्रतिहाराज, ठीक है। यहाँ ईस्टर्न साइड थे हमारे पालाज, और इधर साउदर्न साइड थे हमारे राष्ट्रकूटाज, ठीक है। और जो लेटर चोलाज आएंगे वो थे यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ, ठीक है। तो इन तीनों किंगडम्स के बीच में, इन तीनों राज्यों के बीच में कन्नौज के लिए होती है लड़ाई। तो कभी कोई किसी को हराता है, कभी कोई किसी को हराता है। तो बेसिकली जो ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल था वो पालाज, राष्ट्रकूटाज और प्रतिहाराज के बीच की लड़ाई थी। तो पाला की जो डायनेस्टी थी, जो पाल वंश था, उसका जो फाउंडर था, उसका संस्थापक था गोपाला, ठीक है। गोपाला उसका संस्थापक था, और गोपाला ने ही उदांतापुरी जो मोनास्ट्री थी, मठ था, उदांतपुरी जो बिहार में मठ है, उसकी क्या करी थी, रचना की थी, उसका निर्माण किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उदांतपुरी जो मोनास्ट्री थी, उदांतपुरी जो मठ था, उसका निर्माण किसने किया था, तो उसका निर्माण किया था गोपाला ने, ठीक है। और गोपाला वही राजा था जिसने पाल वंश का भी क्या करा था, निर्माण किया था, उसकी रचना की थी, ठीक है। तो ये पाला डायनेस्टी कहाँ की थी, दे रूल्ड बंगाल एंड बिहार रफली अराउंड 8th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है। तो ये था गोपाला, इसका फाउंडर था। लेकिन जो इनका सबसे ग्रेटेस्ट पाला रूलर था वो था धर्मपाल। वो धर्मपाल इसलिए लार्जेस्ट था, इसलिए ग्रेटेस्ट रूलर था, क्योंकि उसने दो इंपॉर्टेंट काम कराए थे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वाज ही रिवाइव्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। इसने जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको रिवाइव किया था, उसका पुनरुद्धार किया था, ठीक है। कहीं से टूट फूट हो रखी होगी तो उसको दोबारा से रेनोवेट किया। एंड सेकेंडली ही फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की किसने, धर्मपाल। तो ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी वो किसने स्टार्ट की थी, मतलब किसने उसका निर्माण किया था, ठीक है। धर्मपाल के बाद आता है देवपाल। देवपाल वो राजा था, पाल वंश का वो राजा था देवपाल, जिसके जिसके अंडर जो एम्पायर था, जो पाल वंश था, सबसे लार्जेस्ट एक्टिंग, मतलब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एरिया बात करूं, एरिया की टर्म्स में बात करूं, तो सबसे लार्जेस्ट एरिया जो पाल वंश ने एक्वायर किया था वो क्या था, देवपाल के अंडर, ठीक है। तो बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ नेपाल। तो ऐसे हुआ क्या था, जैसे अगर मैं इंडिया का थोड़ा सा मैप बनाऊं, यहाँ पे जो पाल वंश था वो इस साइड था, ठीक है। तो जब वो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे, किसके साथ, प्रतिहारा के साथ, तो बार बार हारी जा रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, एक पॉइंट पे आके उन्होंने इस साइड का, कन्नौज साइड का, सेंट्रल इंडिया साइड का जो था अपना सपना, उसको वहीं पे छोड़ दिया, और उसके अलावा वो ईस्टर्न साइड चले गए, नॉर्थ ईस्टर्न साइड। तो इन्होंने अपना जो अपना एरिया था किस तरफ का बढ़ाई, असम हो गया, ये असम हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये नेपाल हो गया, ये वाला इस साइड का एरिया, ठीक है। उसके अलावा जो पाल वंश थे के जो राजा थे वो फॉलो करते थे किसको, महायान बुद्धिज्म, ठीक है। तो इन्होंने अपने जो स्कॉलर्स थे, पाल वंशी थे, जो जिसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है तिब्बत में बुद्धिज्म फैलाने के लिए, तिब्बत में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पालास को ही क्या माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ठीक है। तो तो इन्होंने दो टीचर्स थे, अतिशा दीपांकर जैसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे था संतरक्षिता, ठीक है। इनको भेजा था कहाँ पे, तिब्बत भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने। तो ये हो गया हमारे पाल, ठीक है। तो ये पाल जो वंश था उसमें इतने में क्वेश्चन पूछा था। मेन क्वेश्चन ये बनता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने निर्माण किया था, किसने ढूंढा था। एंड सेकेंडली ये पूछा जाता है यहाँ पे कि क्या बोलते हैं, ये जो पाल रूलर्स थे ये कौन से धर्म के क्या थे, कौन से धर्म के संरक्षण
करते थे, ठीक है, कौन से धर्म के पेट्रन थे। उसके बाद बात करते हैं प्रतिहारास की, ठीक है। प्रतिहारास राजपूत डायनेस्टी थी, राजपूतों का वंश था। हमने बात करी थी यहाँ पे वेस्टर्न साइड, यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, ये वाला रीजन का प्रतिहारास थे, ठीक है। तो इनका जो फाउंडर था वो था नागभट्ट, ठीक है, नागभट्ट था। लेकिन जो इनका मेन रूलर था वो था भोज, भोज, ठीक है। इसने अपने नाम के आगे टाइटल भी लिया था मिहिर भोज, मिहिर भोज, ठीक है। उसके अलावा इसने अपने आप को अधिवाराह भी कहा, अधिवाराह, अधिवाराह क्यों कहा? क्योंकि ये जो विष्णु भगवान थे उनकी उनका बहुत बड़ा भक्त था। तो इन्होंने अपने आप को, जो विष्णु भगवान जी ने जो वारा मतलब सुअर का जो रूप लिया था उसको वो करने के लिए उन्होंने इसने बोला था कि मैं उनके जो विष्णु जी का जो सुअर था उसका अवतार हूँ, देखो इनकारनेशन ऑफ विष्णु वो, ठीक है, मिहिर भोज था। उसके अलावा प्रतिहारास इनकी जो आर्मी थी, खासकर अगर मैं भोज की बात करूं, इनकी जो आर्मी थी भोज की वो बहुत बहुत बड़ी आर्मी थी। तो इसका जो मेंशन किया गया है वो अल मसूदी, अल मसूदी एक अरब का यात्री था। उसने पूरा अपने वर्क में जो भी इसने किताब लिखी है उसमें पूरा का पूरा मेंशन किया है कि जो आर्मी थी किसकी, मिहिर भोज की, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी थी उस टाइम, ठीक है। तो ये था हमारा प्रतिहारास, ठीक है। प्रतिहारास, प्रतिहारास के बाद बात करते हैं हम राष्ट्रकूटों, ठीक है। राष्ट्रकूट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है, जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा, वो है इसका फाउंडर कौन था, उसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक का नाम आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा, संस्थापक नाम था दांती दुर्ग, ठीक है। कैपिटल कहाँ थी इसकी, मन्याखेत, इसका मन्याखेत का दूसरा नाम है मलखेड़, मलखेड़, ठीक है। तो कर्नाटक में इनका इनकी वो थी, कैपिटल थी। और राष्ट्रकूटों का जो फाउंडर था वो था दांती दुर्ग। और राष्ट्रकूटों का एरिया हमने मार्क करे यहाँ पे डेक्कन वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है, कर्नाटका एंड थोड़ा सा महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश वाला रीजन। उसके अलावा जो इनका मेन जो इनका ग्रेटेस्ट सबसे महान रूलर कौन था, सबसे महान राजा था गोविंदा थर्ड, ठीक है। इसने प्रतिहारास पालास दोनों को हराया, ठीक है, और अपनी जो शक्ति थी उसको और बढ़ाया था नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में। उसके बाद बात करते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष इंपॉर्टेंट रूलर इसलिए है क्योंकि ये जैनिज्म का पेटर था, मतलब जैनिज्म को फॉलो करता था। और इसने एक किताब लिखी थी कविराज भारत, ठीक है। तो ये थी कन्नड़ बुक ऑन पोएटिक्स, कन्नड़ कन्नड़ लिटरेचर के ऊपर, ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कविराज महाकाव्य, उसका लेखक कौन है, उसका लेखक है अमोघ वर्ष, ठीक है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट किंग है वो था कृष्णावन, और इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कृष्णावन ने ऐसा क्या काम करा था, उसने बनाया था रॉक कट टेम्पल जो एलोरा में था। तो इसको दूसरा नाम बोलता है कैलाश नाथ टेम्पल, कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा, ठीक है। अभी जब हम पल्लव कर रहे थे तो वहां पे कैलाश नाथ टेम्पल एट, कैलाश नाथ टेम्पल एट कांची पढ़ा था हमने, ठीक है। तो मैंने उस वक्त ही बताया था, अभी हम राष्ट्रकूट पढ़ेंगे तो वहां पे कृष्णा वन आएगा, वो एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर बनाएगा, ठीक है। तो दोनों कैलाशनाथ टेम्पल है, तो आपको याद रखना है कांची में किसने बनवाया था और एलोरा में किसने बनाया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पालास की, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटों की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैसे उनका जो पूरा का पूरा ये ढांचा था, ठीक है। तो हेरिडिटरी मोनार्की थी, मतलब एक राजा होगा और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। लेकिन उसको भी देखते हुए बहुत सक्सेशन जब होते थे तो डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होते थे। उसके बाद फ्यूडल पॉलिटी थी, फ्यूडलिज्म बताया था मैंने आपको, ठीक है। फ्यूडलिज्म क्या होता था, जैसे कि राजा क्या करते थे, राजा क्या करते थे, अपने नोबल्स को या अपनी आर्मी वालों को कोई एक पर्टिकुलर लैंड का पार्ट दे देते थे, ठीक है। अब वो क्या बोलते थे राजा कि इसमें से जितना भी आपको टैक्स मिलेगा, जितना भी रेवेन्यू मिलेगा वो आप अपने पास रखेंगे और अपनी आर्मी और अपना जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ तो उसके अलावा आप क्या करोगे, उसके अलावा जब भी मेरे को वॉर में जरूरत पड़ेगी तो आप अपनी आर्मी लेके और जितना भी रेवेन्यू आपके पास होगा वो लेके मेरी मदद करने आएंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यूडलिज्म हो गया, और ये काफी पहले से स्टार्ट हो गया था, हमने पहले भी पढ़ा था, गुप्ता में भी पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हुआ, जिनको ये लैंड दी गई देख रेख के लिए और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, उनकी पावर्स बढ़ने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, राजा का जो वर्चस्व था वो धीरे धीरे कम होने लग गया, ठीक है। तो ये इट बिकेम वन ऑफ द रीजंस कि क्यों आगे जाके जितने भी मुगल्स की भी बात करेंगे, ठीक है, मुगल्स में भी वन ऑफ द रीजंस था ये कि क्यों फ्यूडलिज्म की वजह से जो राजा था, राजा का राजपाट था वो कमजोर पड़ गया था। उसके बाद डिसेंट्रलाइज
एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज, जैसे अभी हम बात करें हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो फर्स्ट टीयर जिसको बोलते हैं वो है हमारी नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है, सेकंड टीयर में आ जाती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड टीयर में आ जाती है हमारी पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पूरे तीनों लेवल का अगर एक ही गवर्नमेंट, मतलब एक ही गवर्नमेंट है, वही नेशनल लेवल पे भी काम कर रही है, वही स्टेट लेवल पे भी काम कर रही है, और वही अगर आपका ये ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रही है, तो वो होती है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्रित एकदम। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि हर एक टायर के लिए, हर एक टीयर के लिए आपके पास अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था बिल्कुल, और जो मेन यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की होती है विलेज, गांव, ठीक है। विलेज में भी हम आगे पढ़ेंगे। जो विलेज होते थे वहां पे 3 प्रकार की असेंबलीज होती थी, एक होती थी उर, एक होती थी सभा, और एक होती थी नगरम, ठीक है। जो सभा होती थी वो तो होती थी उन गाँव में जहाँ पे ब्राह्मण रहते थे, ठीक है, ब्राह्मण रहते थे, या फिर ब्रह्मदेय विलेजेस, 3 टाइप की इनके पास लैंड भी होती थी। अभी करते हैं जैसे बात करते हैं, 4 प्रकार की लैंड होती थी, ठीक है। एक होती थी ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय ब्रह्मदेय वो भूमि होती थी जो कि ब्राह्मणों को दी जाती थी, ब्राह्मण्स को दी जाती थी। दूसरी लैंड होती थी देवदान, देवदान होती थी जो किसको दी जाती थी, जो दी जाती थी मंदिरों को, मंदिरों को, ठीक है, मंदिर, ठीक है। उसके बाद होती थी हमारी शाला भोग, शाला भोग दी जाती थी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स, ठीक है। शाला आ रहा है तो पाठशाला, शाला, देव देव आ रहा है तो मतलब मंदिर, ब्रह्म ब्रह्म ब्राह्मण। लास्ट होती पल्ली छंदम, पल्ली छंदम दी जाती थी जैन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये होती थी लार्जेस्ट आर्मी, डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, ह्यूज आर्मी होती है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स, ये फैक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लार्ज नंबर ऑफ एलिफेंट्स किसके पास थे, पालास के पास थे। और हॉर्सेस की बात करें तो ये जो हमारे राष्ट्रकूट थे और ये जो प्रतिहारास थे, वो अपने जो हॉर्सेस थे वो इम्पोर्ट कराते थे कहाँ से, अरब से। उसके बाद लैंड ग्रांट दी जाती थी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टेट रेवेन्यू कम होने लग गया। उसके बाद रिलीजन एंड पॉलिटिक्स वर केप्ट अपार्ट, जो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स थे वो उनको अलग अलग रखा गया, जिसकी वजह से जो पॉलिटिक्स थी, जो मतलब जो पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, जो भी उनकी राजा की जो पॉलिसीज थी उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों जो ये पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रोदास के बारे में जितना भी एग्जाम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस कर। उसके बाद हम बात करते हैं चोल की, ठीक है। तब चोल थी, चोल के जो एरिया था बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ का था, ठीक है। तो 850 एडी में विजयालय नाम का एक इंसान होता है, वो नई डायनेस्टी स्टार्ट करता है, चोलास, ठीक है, लेटर चोलास, क्योंकि इससे पहले भी हमने संगम एज में चोल पढ़े थे, चोलास, तो उनकी बात आते हैं यहाँ पे लेटर चोलास, ठीक है। तो ये अपनी जो कैपिटल है वो बनाता है तंजौर में, तमिलनाडु में, तंजौर में। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो रियल फाउंडर था, वास्तविक संस्थापक था चोला का, वो था राजा राजा एक, ठीक है। तो इसने अनेक्स्ट किया था नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका का, श्रीलंका का सिर्फ उत्तरी भाग करा, लेकिन जो इसका पुत्र आएगा राजेंद्र, राजेंद्र वो करेगा पूरे के पूरे श्रीलंका को कवर, ठीक है, पूरे के पूरे श्रीलंका को कब्जा करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने बनाया था बृहदेश्वर का मंदिर, राजा राजेश्वर टेम्पल तंजौर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, राजा राजा ने बनाया था, राजा राजा टू ने बनाया था, या फिर राजेंद्र ने। फिर आते हैं इनके पुत्र राजेंद्र वन, ये थे जिनके अंडर जो चोलास की पावर थी वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, ये बंगाल गए थे, वहां पे पालर बोल थे, महिपाल उनको हरा के, गंगा ऐसा बोला जाता है, वहां से गंगा को क्रॉस करके इन्होंने हराया, फिर वहां से गंगा का पानी लेके आए, ठीक है। वहां से आने के बाद इन्होंने अपना वो करा, राज्यभिषेक किया दोबारा, ठीक है। और उसकी खुशी की उपलक्ष्य में, उस वहां के जीत के उपलक्ष्य में उन्होंने एक नया कावेरी के तट पर, एक कावेरी के किनारे एक नया शहर भी बनाया, गंगाई कोंड चोलपुरम। और वहां से आने के बाद उन्होंने अपनी टाइटल भी लिया, एक नई उपाधि ली जिसको बोला गया गंगाई कोंड चोला, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने नेवल एक्सपीडिशन साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पे सुमात्रा हो गया, मलाया हो गया, श्रीविजय किंगडम, जावा, यहाँ पे इन्होंने अपने वो भी करे,
क्या बोलते हैं वहां पे इन्होंने और रेड मारी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने श्रीलंका में पूरा का पूरा श्रीलंका कब्जा लिया था। जो इनके पिता थे उन्होंने सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट किया था, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा श्रीलंका अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर मैं चोल्स की बात करूँ तो किंग था, सबसे हाईएस्ट लेवल पे किंग होता था, ठीक है। जो एम्पायर था पूरा का पूरा वो डिवाइड कर रखा था, जैसे हमने बात करी थी इंडिया की। इंडिया जैसे आगे जाके डिवाइड हो जाता है स्टेट्स में, ठीक है, राज्यों में, राज्य आगे जाके डिस्ट्रिक्ट में हो जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट आगे जाके तहसील उसमें ग्राम में हो जाते हैं। तो वहां पे जाके जो इनका पूरा एम्पायर था वो डिवाइड था मंडलम में, मंडलम आगे जाके वलनाडु में होता है, वलनाडु आगे जाके नाडु में होता है, ठीक है। उसके बाद जो बेसिक यूनिट थी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन वो थी गांव, विलेज, ठीक है। विलेज में भी 3 प्रकार की सभाएं होती थी। पहली सभा थी पहली थी सभा, जिसको महासभा बोला गया। ये कौन सी थी? विलेज असेंबली ऑफ ब्रह्मदेव विलेज। अब ब्रह्मदेव विलेजेस क्या होते थे? ब्रह्मदेव वो विलेजेस होते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे, ठीक है। तो इनके यहाँ पे 4 प्रकार की भूमि भी होती थी, ठीक है। पहली होती थी ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव वो भूमि होती थी जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, ठीक है। दूसरी भूमि होती थी शाला भोग, शाला भोग, शाला भोग होती थी जो पाठशाला को, मतलब पाठशाला, ठीक है, पाठशाला को ये मेंटेनेंस के फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल्स के लिए दान दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद तीसरी होती है देवदान। देवदान तो नाम से ही पता चल रहा है, देव देव है तो यहाँ पे हो जाएगा मंदिरों के लिए, मंदिरों के लिए के और लास्ट में होती थी पल्ली छंदम, पल्ली छंदम, पल्ली छंदम जैन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की होती थी लैंड्स, ठीक है। इसमें कवर नहीं है तो आप यहाँ से नोट कर लो, ठीक है। तो सभा जो होती थी वो विलेज असेंबली होती थी जहाँ पे ब्रह्मदेव विलेजेस में, ठीक है, जो ब्रह्मदेव विलेज होते थे जहाँ पे ब्राह्मण रहते थे, ठीक है। उसके बाद उर होती थी नॉन ब्राह्मण विलेजेस, जो वहाँ पे गैर ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मणों को छोड़ के बाकी सारे समुदाय के लोग रहते थे। तो वहाँ की जो असेंबलीज होती, वहाँ की जो सभाएं होती थी वो उसका नाम था उर। एंड नगरम मतलब जितने भी व्यापारी वगैरह की असेंबली और जितनी भी उनकी क्या बोलते हैं सभा होती थी उसको बोलते थे नगर, ठीक है। तो 3 प्रकार की सभाएं होती थी। उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनाए, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जिसने बनाया था राजा राजावर में। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इन जो ये जो चैप्टर्स है इसमें कुछ खास है नहीं, तो इस क्वेश्चन इसमें इन्हीं सेक्शन में से बनता है, ठीक है। तो पहला हो गया बृहदेश्वर टेम्पल बाय राजा राजा। उसके बाद गंगई कोंड चोलीश्वरम टेम्पल, ये बनाया था राजेंद्र वर्मा ने, ठीक है, जिन्होंने नॉर्थ में जाके वहाँ पे महिपाल को हरा के गंगई कोंड चोलपुरम एक नया शहर भी बनाया था, और साथ में गंगई कोंड चोल का टाइटल भी लिया था, ठीक है। उसके बाद ऐरावतेश्वर टेम्पल जिसने बनाया था राजा राजा टू ने बनाया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और ये जो ऐरावतेश्वर टेम्पल है ये है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये मंदिर जो है अपनी सिंगिंग स्टेप्स के लिए फेमस है, सिंगिंग स्टेप्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ऐसी सीढ़ियाँ हैं जिसमें आप अगर पैर रखोगे तो वहां से मधुर ध्वनि निकलेगी, ठीक है। तो ये फेमस है अपनी सिंगिंग स्टेप्स के लिए। उसके बाद लिटरेचर की साहित्य की बात करूँ तो जो चोल अच्छा इसमें टेम्पल्स में एक और बात बता दूं, जो ये चोलों का रीजन था ये द्रविड़, द्रविड़ वास्तुकला, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला, वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो 2 टाइप की मंदिर की वास्तुकला फेमस हुई थी इंडिया में, एक था नगर स्टाइल और एक था द्रविड़ स्टाइल, ठीक है, नगर और द्रविड़, ठीक है। जो नगर था वो था हमारा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, और जो द्रविड़ था वो था साउथ इंडिया, ठीक है। तो इसमें डिफरेंसेस थे, जैसे मंदिरों का आपने देखा होगा जो हमारे नॉर्थ इंडिया में मंदिर होते हैं उनका जो शिखर होता है जहाँ पे झंडा लगा होता है वो ऐसा होता है, इस शेप में होता है, ठीक है। लेकिन जो द्रविड़ होता है साउथ इंडिया में, जो द्रविड़ स्टाइल है आर्किटेक्चर, वहाँ के मंदिर अगर आपने फोटोज में भी देखे होंगे तो इस शेप में होता है, पिरामिडल शेप, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे और सारे फीचर्स थे जो कि डिफ्रेंशिएट करते थे किसको, नगर वास्तुकला और द्रविड़ वास्तुकला। तो ये जो चोल के टाइम में जो द्रविड़ वास्तुकला थी वो बहुत फेमस हुई, बहुत प्रसिद्ध। उसके बाद अगर साहित्य की बात करें, साहित्य के बाद में तिरुमुरारीज, ठीक है। अब तिरुमुरारीज क्या थी, देखो 2 प्रकार के, जो भी शिव भगवान की स्तुति करते थे, शिव भगवान की, उनको बोला गया नयनार, और जो विष्णु भगवान की करते थे उनको बोला गया अलवर, ठीक है।
तो ये इनकी जो इन्होंने अपने धर्म, इन्होंने अपनी जो भगवान की भक्ति थी उसको प्रीच किया, उनको लोगों के बीच में जाके रखा। कौन सी लैंग्वेज में? तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज। तो उन्हीं के संग्रह को, जो उनकी कही गई बातें थी तमिल लैंग्वेज में, उन्हीं के संग्रह को कंपाइल करके तिरुमुरारीज कहा गया। ठीक है, ये लिखा हुआ तिरुमुरारीज। ठीक है, तिरुमुरारीज, नॉट तिरुमुरारीज, इट्स तिरुमुरारीज। ठीक है, जिसको कि फिफ्थ वेद के नाम से भी जाना जाता है, पांचवा वेद। ठीक है, उसके बाद कंबन रामायण। तो कंबन ने जो रामायण थी उसको किस वर्जन में, किस लैंग्वेज में लिखा? तमिल में। ठीक है, कंबन एक राइटर थे, उन्होंने रामायण को तमिल लैंग्वेज में लिखा। ठीक है, पंपा पूर्णा रना, दे वर द थ्री जेम्स ऑफ कन्नड़ पोएट्री। ठीक है, जो कन्नड़ पोएट्री थी उसके 3 जेम्स कौन थे? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पंपा, पूना एंड रन। उसके अलावा नैनिया जो थे, दे ही बिगेन द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इन तेलुगु। ठीक है, इन्होंने जो महाभारत थी उसको तेलुगु लैंग्वेज में उसका अनुवाद शुरू किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चोला। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट जो हमारा मिडिवल हिस्ट्री का था बेसिकली, जिसमें कि हम पार्ट बात करते हैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की, एंड चोलास, उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब हम जो अगला टॉपिक होने वाला है उसमें हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जिसमें कि स्लेव डायनेस्टी आएगी, फिर खिलजी आएंगे, फिर तुगलक आएगी, फिर सैयद आएगी, एंड लास्ट में लोधी डायनेस्टी आएगी। ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे विजयनगर एम्पायर, एंड देन मुगल्स। ठीक है, तो ये था हमारा, ये रहेगा हमारा आगे का कोर्स पूरा का पूरा। एंड तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए। एंड इसी तरह लेक्चर देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।